आज हमारे साथ में है स्पर्श डोभाल, जिनका हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में चयन हुआ है। जीटी डिफेंस एकेडमी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सक्सेस स्टोरी मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि हर किसी की लाइफ में फेलियर आते हैं, वो उस फेलियर से कैसे निकलते हैं और कैसे उनको सक्सेस मिल जाती है। क्योंकि मेरे पे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मेरिट आउट हो गए, सर पीएसएल में नाम नहीं आया, कोई स्टूडेंट रनिंग में बाहर हो जाता है रिटर्न निकालने के बाद, कहीं ग्रुप डिस्कशन जीडी में आउट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव होता है कि आप जो है किसी भी चीज़ में अगर बाहर होते हो तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। फेलियर से किस तरह से स्टूडेंट उभरते हैं, दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि आपको पता चल सके कि जो भी स्टूडेंट है उसकी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर आया होगा और कैसे उसने फेलियर को अपनी सक्सेस में तब्दील किया होगा, वो हम वीडियो में स्टूडेंट से पूछते हैं। और ये सारी बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई स्टूडेंट से मिला हूँ, चाहे वो लैंसडाउन में हो, रानीखेत में हो, दिल्ली में बीएसएफ की भर्ती हो, आरओआरएम वाली एयरफोर्स की भर्ती हो, कोटद्वार में भर्ती हो। तो मैं कई स्टूडेंट से मिला हूँ जो अपने लास्ट भर्ती में भर्ती हुए हैं। तो फेलियर सबकी लाइफ में आता है। बाकी आप सभी का प्यार इसी तरह बना रहे जीटी डिफेंस एकेडमी में, और हम इस जीटी डिफेंस एकेडमी में नई टीम बना रहे हैं। उसके लिए आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। अभी हमारे 13,800 सब्सक्राइबर हैं, तो 1,200 सब्सक्राइबर और चाहिए, 15,000 हो जाएंगे। आप कर ही दोगे, सोशल मीडिया की पावर आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। थैंक यू जीटी डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम स्पर्श डोभाल है और मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ, और अभी रिसेंटली मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। तो स्पर्श डोभाल 2023 में फरवरी में आर्मी की तैयारी करने आए थे। हाँ जी, मैं अभी आर्मी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी तैयारी करने के लिए जीटी डिफेंस एकेडमी में आया था। तो फिर एकदम से आपने कैसे चेंज कर दिया कि एयरफोर्स में जाना है? उस समय एयरफोर्स के नोटिफिकेशन आ रखे थे, तो वैसे भी मैंने 3 अटैम्प्ट दे चुके थे, तो मैंने सोचा कि अभी ये लास्ट अटैम्प्ट है मेरा, तो एक ट्राई और कर देता हूँ। तो इसलिए मैं जीटी डिफेंस एकेडमी में तब एयरफोर्स की तैयारी करने आया था। अच्छा, आर्मी में क्या हुआ था? आर्मी में भी मेरा सिलेक्शन हो रखा था, मतलब फिजिकल के लिए हो रखा था मैं चयनित। अच्छा, तो आपका सपना क्या था, आर्मी में जाना या एयरफोर्स में जाना? नहीं, बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मेरे को डिफेंस फोर्सेस में जाना है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, कोई भी। अच्छा, मतलब 12th में आपकी कितनी परसेंटेज थी? 12th में मेरी 90 परसेंटेज थी। 12th में आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज थी, कभी आपने सोचा नहीं कि मैं आईआईटी की तैयारी करूं या एनडीए की तैयारी करूं, इस टाइप से? नहीं, एनडीए के मैंने 3 अटैम्प्ट दे रखे थे। तो एक तो कोरोना आ गया था, तो कोरोना की वजह से मेरे अटैम्प्ट्स छूट गए थे। और जो मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था वो मैंने 12th पेयरिंग दिया था। उस टाइम मैंने इतना ज़्यादा फोकस से पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से मेरा एनडीए में भी रह गया था सिलेक्शन होना। और आईआईटी मैंने एक फॉर्म भरा था, बस वो मेरे से मिस हो गया था, पेपर नहीं दे पाया था मैं उस। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोटद्वार में स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस की कमी है? हाँ, यहाँ पे एक तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे हैं आजकल, तो ऑनलाइन फेसबुक वगैरह, ट्विटर, सोशल मीडिया जितने हैं डिस्ट्रैक्शन है, और प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है यहाँ कोटद्वार में। मतलब तो मैं तो इसी चक्कर में आया था कि एक गाइडेंस मिल जाए, तो वो यहाँ कोचिंग में आके मुझे सही गाइडेंस भी मिली, अच्छा पढ़ाया भी, तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, टीचर, बेस्ट टीचर? नहीं, यहाँ तो मैंने जितना पढ़ा है मेरे को सब बेस्ट ही लगे। जितना उन्होंने गाइडेंस करी है, फोकस करा है हम पे। हम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हम यहीं बिताते थे, घर से ज़्यादा टाइम हम कोचिंग में बिताते थे कि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और पेपर क्रैक कर सकें। जैसे आप एयरफोर्स में आपने कौन से अटैम्प्ट में क्लियर किया? ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। अच्छा, बाकी 3 अटैम्प्ट्स में क्या हुआ? पहले अटैम्प्ट में तो मैं उतना सीरियस था नहीं कि पेपर कैसा आता, मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं सीधे पेपर देने चले गया था। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा पता चला कि इस लेवल का पेपर आता है, तो फिर 2nd और 3rd अटैम्प्ट में मैंने थोड़ी पढ़ाई करी, पर उतना अप टू मार्क नहीं रह पाया मैं। थोड़े कुछ उस पॉइंट से मैं रह गया था मार्क्स से। फिर मैं कोचिंग आया था, तो फिर थोड़ी गाइडेंस मिली अच्छी, तो उस वजह से मैं थोड़ा फिर मॉक टेस्ट भी लगाए, तो उस वजह से हो गया था फिर सिलेक्शन। जहाँ तक मुझे याद है आपने एयरफोर्स एक्स और वाई बोथ भरा था? हाँ जी, मैंने दोनों भरे थे। फाइनली सिलेक्शन किस में हुआ? फाइनली मेरा सिलेक्शन वाई ग्रुप में हुआ है। अच्छा, जैसे कोई नया स्टूडेंट है, उसकी मैथमेटिक्स से वो चाहता है वो एक्स और वाई दोनों की तैयारी करे, तो आप क्या कहना चाहोगे, एक चीज़ में फोकस होना चाहिए या दोनों चीज़ों में मेहनत कर सकते हैं? नहीं, पेपर के लिए तो आप दोनों पेपर के लिए जाएं, एक्स वाई दोनों के लिए, पर एक्स में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें 11th 12th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स आती है, जिसमें थोड़ा जो होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है।
तो अगर हम अच्छी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, हमारा फोकस एक है, तो मेरे हिसाब से तो हमें एक्स की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बोला कि आप 3 अटैम्प्ट एयरफोर्स में, एनडीए और जेई में फेल हुए हो, तो फेलियर से कैसे उभरे? क्योंकि कई स्टूडेंट जो है डिमोटिवेट करके अपना फोकस चेंज कर देते हैं कि ऑप्शन बी, चलो ये नहीं तो ये सही। नहीं, मेरे लिए तो फेलियर जो है वो, मतलब मैं फेलियर की तरह देखता नहीं हूँ। मैं ये देखता हूँ कि फेलियर से मैं क्या कुछ नया सीख सकता हूँ। तो जो फेलियर आए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, मैं उनसे सीखा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था ढंग से। तो मैंने उस टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने मॉक टेस्ट लगाए बहुत सारे, या हमारे कोचिंग में भी जो हमें सिखाते थे भैया, उन्होंने भी बहुत हम पे मेहनत करी। उस वजह से हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा हो पाया। तो इसलिए मैं पुराने फेलियर्स को मतलब उस तरीके से नहीं देखता कि फ़ेल हो गया, मैं उससे बस सीखने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या अच्छा सीख सकूँ और फिर मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। अच्छा, नवीन सर के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपने कहा नवीन सर ने आप पे बहुत मेहनत की, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, नवीन सर तो मतलब बहुत अच्छे सर थे। मुझे आज भी याद है जब वो उनका रिज़ल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट बची थी आनी, तो उन्होंने बोला था कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस आओ पढ़ने, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। हम तो सुबह 8 बजे से पढ़ते थे और फिर हमें टाइम का पता ही नहीं चलता था कि कब 1 बज गया, 2 बज गया। हम मतलब इतने सही पढ़ाते थे और मज़ा आता था उनके साथ पढ़ने में। इस वजह से हमें मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई अपने ही साथ वाला कोई हमें जैसे पढ़ा रहा है, तो इस वजह से हमें अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाता था। तो जैसे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, रिजल्ट नहीं आता, फेलियर आता है, तो सब चीज़ें शेयर किसके साथ करते थे? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो मैं फैमिली के साथ ही शेयर करता था। तो फैमिली मेम्बर्स भी बोलते थे कोई नहीं, इस बार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट और है, और मेहनत करो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, पढ़ाई कैसे करते थे आप? किस टाइम करते थे? कितने घंटे आपने पढ़ाए? कितने घंटे? देखो, पढ़ाई तो मतलब जितनी करें उतनी कम ही लगती है। तो मेरा तो यही शेड्यूल था कि जो कोचिंग में मैंने पढ़ा है सुबह, तो शाम को वो रिवाइज़ करूँ मैं पहले, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करूँ। पर मुझे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लेट नाइट स्टडी में ज़्यादा फोकस और ज़्यादा मैं मेहनत कर पाता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम सारी शांति रहती थी, तो मैं एकदम फोकस होके सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर पाता था। अच्छा, क्या रहता था जब आप तैयारी करने जाते थे? डेली रूटीन क्या रहता था? सुबह कहाँ जाते थे दौड़ने वौड़ने? मैं क्योंकि कोटद्वार में रहता हूँ, तो कोटद्वार में केमिकल ग्राउंड है, एक बहुत फेमस ग्राउंड है। तो वहीं सुबह सब 5 बजे 4:30 बजे हम केमिकल ग्राउंड में आते थे अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करने के लिए। फिर उसके बाद हम 8, 8:30, 9 बजे हम जीटी डिफेंस एकेडमी में कोचिंग लेने आ जाते थे। फिर हम 2 बजे घर जाते थे, और फिर वही हमारा शाम को 4 बजे हम फिर केमिकल ग्राउंड जाते थे, वहाँ थोड़ी जैसे अग्निवीर 4 साल के लिए 1 महीने की छुट्टी है, तो 4 साल बाद आप क्या करोगे? नहीं, पहले तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं परमानेंट होने की कोशिश करूँगा कि 4 साल के बाद भी मैं अपनी सर्विस दे पाऊँ एयरफोर्स के लिए। पर अगर बाय चांस अगर मैं 4 साल तक ही नौकरी कर पाया वहाँ पे, तो उसके बाद स्ट्रगल तो रहेगा ही, पूरी लाइफ टाइम रहेगा स्ट्रगल। तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और मुझे, और दूसरी जॉब्स के लिए। नहीं तो स्ट्रगल तो हर जगह है ही, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में चले जाएँ, तो थोड़ा स्ट्रगल करके मैं फिर दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करूँगा। हाँ, वैसे आज के टाइम पे नौकरी पाना इतना आसान नहीं रह गया। हाँ, आजकल तो ऐसे भी जॉब्स वैसे अवेलेबल है नहीं इतनी ईजिली। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो और एग्ज़ाम्स आते हैं वो क्रैक करने की कोशिश करूँगा। तो कहीं ना कहीं जब बचपन में हम हवाई जहाज उड़ते हुए देखते थे, तो हम सोचते थे कि पायलट बनना है, पायलट बनना है। इस तरह का कभी आपके दिमाग में आया? वो तो हर डिफेंस एस्पिरेंट के दिमाग में एक बार आता ही है कि जिस फील्ड के लिए हम तैयारी कर रहे हैं इतनी, तो एक बार तो वो ड्रीम आता ही है कि हम ये करें, ये अचीव कर पाएँ। हाँ, वो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी आया था कि मैं एक बार ऐसा कुछ अचीवमेंट कर पाऊँ। हाँ, पर मतलब उसके लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाया मैं उस टाइम पे, उतनी अच्छी गाइडेंस भी नहीं मिल पाई। पर अब मुझे लगता है कि हाँ, अगर अभी भी मैं कुछ ट्राई करूँ वहाँ अंदर से परमानेंट होने के बाद, तो क्या पता मैं वहाँ से फिर वो अचीव कर सकूँ। जैसे तो 12th में आपके 90 मार्क्स थे, अगर आपको 17 की एज में अच्छी गाइडेंस मिल जाती, तो कहीं ना कहीं आपका एनडीए या आईआईटी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। हाँ, सिलेक्शन तो हो जाता, मुझे भी ऐसे ही लगता है। उस टाइम तो एक तो कोरोना आ गया था जब मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में था, तो कोरोना की वजह से थोड़ा गाइड ढंग से नहीं मिल पाई मुझे, और थोड़ा मैं इधर उधर ज़्यादा भटकने लग गया कोरोना के कारण। उस समय स्टडी पे उतना फोकस नहीं रह पाया था, क्योंकि उस टाइम पे तो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी सारी, और उस टाइम हम इधर फॉर्म वॉर्म भरने, पेपर देने भी कहीं जा नहीं सकते थे, तो इस वजह से उस समय भी थोड़ा नुकसान हो गया था। जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम ऑप्शन चेंज कर लेते हैं। जैसे कोई आर्मी में जा रहा है, उनका रिटर्न नहीं निकला या फिजिकल नहीं निकला, वो सोचते हैं कि कुछ और कर लेते हैं। आपने भी 2-3 फेलियर देखे हैं, एनडीए, आईआईटी और आपका एयरफोर्स में भी आप
3 बार फेल हो चुके हो, तो उससे उभरे कैसे, स्टूडेंट क्विट ना करे ताकि? नहीं, एक ना एक बार तो दिमाग में ऐसा आ ही जाता है जब इतने सारे फेलियर्स हो जाते हैं कि अब क्या करें, अपने रास्ते को चेंज कर देते हैं, किसी और लाइन में देखते हैं कर पेपर निकालने की। पर मेरे फैमिली सपोर्ट और जो मेरे स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा मेरे को बूस्ट किया कि अभी एक अटैम्प्ट बचा है, एक अटैम्प्ट के लिए पूरी मेहनत कर दो। क्योंकि हम जितने मेरा फ्रेंड सर्कल है सब ऐसे ही थे, हम मतलब सारे पढ़ने वाले थे, मतलब ठीक ठाक थे। तो उन्होंने सबने भी यही बोला कि एक अटैम्प्ट बचा है, उनका भी लास्ट अटैम्प्ट था, उन्होंने भी इसी साथ में दिया था हमने सबने पेपर। तो उन्होंने भी यही बोला कि लास्ट अटैम्प्ट है, देख लेते हैं एक बार, पूरी मेहनत करके देख लेते हैं, लास्ट अटैम्प्ट है, वैसे भी जो होगा फिर देखा जाएगा। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि सबकी नौकरी लग रही है, सब सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं ही रह गया? नहीं, ऐसा तो जब से क्लास 12th पास आउट हुई थी, क्योंकि हमारे बैच में 7 वालों के मतलब नौकरी लगनी स्टार्ट हो गई थी। कोई नेवी में चली गया था, कोई किसी ने एनडीए क्लियर कर दिया था। तो एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि सबकी नौकरियां लग रही हैं, पर शायद मैं ही रह जाऊंगा यहाँ। पर वो ये कि मतलब जब टाइम आता है तो फिर वो टाइम सभी का आता है, बस मेहनत करती रहनी चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे लोग कहते हैं कि वेग तो नौकरी लग गया, वेग नौकरी लग गया, त्यार नौकरी कब लगनी है, ऐसी बातें हुई है कभी? हाँ, ऐसे सराउंडिंग्स में तो ऐसे मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं, सराउंडिंग्स होते हैं, तो सब ऐसी बातें करते हैं कि सबकी नौकरी लग गई है, बस यही घर में है मतलब जिसकी नौकरी नहीं लग रही है। तो मतलब ऐसे इतनी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से। और अपने मतलब जो गोल है अपना, वो माइंड में फिक्स रखना चाहिए कि ये गोल है मेरा, इसको अचीव करना है। तो फिर उससे फिर इन सारी बातों का ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। अच्छा, अगर कोई सच्चे दिल से मेहनत कर रहा है तो उसका हो जाता है सिलेक्शन, क्या लगता है? नहीं, ऐसे जो मेहनत करेगा पूरी अपनी इसमें ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि जो तो इसमें हमें कम 0.1 या 1% लग तो चाहिए ही चाहिए रहता है। तो अगर हम 99% अगर पूरी मेहनत कर रहे हैं तो फिर वो 1% लग भी हमारे फेवर में आ जाता है। तो हमें मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी अपनी। केमिकल ग्राउंड के दोस्तों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, केमिकल ग्राउंड से तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं कि वहीं जाके हम इतनी मेहनत करते थे अपनी फ़िज़िकल के लिए। और जितने भी साथ वाले हैं ज़्यादातर वहाँ आर्मी की तैयारी करने के लिए आते थे, और ज़्यादातर जितने भी साथ वाले हमारे, उनका सबका फ़िज़िकल और मेडिकल क्लियर हो रखा है। तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट है कि उनका फाइनल मेरिट में नाम आ जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए। चलो ठीक।